हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 10 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 9 क्लास करा चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उसके लिए जाके आप उनको देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप चैनल पे जाएं और चैनल पे प्लेलिस्ट पे बिहार दरोगा नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करिए तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए आज 30 तारीख है, आज रात 12 बजे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप सबको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है। तो आप तैयारी को बिल्कुल अच्छे से रखिए, क्योंकि डेट वोट अब कुछ बढ़ना ही नहीं है, फिक्स है। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। साइंस एक मेजर आपको नंबर दे सकता है, अच्छा खासा नंबर दे सकता है, लेकिन तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। लगभग हमारी अगर जो क्लास कर रहा है तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कवर। लगभग आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि कई बार रिपीट होते हैं। चांस है कि इस बार भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है, ठीक है, उस लेंस को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए किनारों की तुलना में मध्य में पतला का मतलब क्या है, सिंपल सा देखिए यहाँ पास, यानी कि बीच में जो चौड़ाई होगी इसकी कम होगी, ठीक है। बीच में इस लेंस की चौड़ाई कम होगी, तो ये लेंस आपका हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस जो होता है वो आपका बीच में मोटा होता है, ठीक है। अवतल लेंस जो होगा वो आपका बीच में पतला होगा। और जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस भी देख लीजिए, ये देखिए जो बीच में मोटा और किनारों में पतला है, ठीक है, तो ये लेंस आपका हो जाता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अवतल लेंस जो होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति की निकट दृष्टि दोष होती है तो उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यही उत्तल लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने वाले क्लास में, ठीक है, दूर करने वाले। देखिए यहाँ पास एक चीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अवतल उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पास एक चीज समझ के रखिएगा, जैसे कि देखिए याद करने की ट्रिक है। एक मिनट थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं तो चीज समझ में। देखिए यहाँ पास देखिए अवतल लिखा है, अवतल को अब जब हम देखेंगे तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 लेटर, ठीक है। अवतल में 4 लेटर है, ठीक है। और निकट जो होगा, निकट में कितने, 3 है, ठीक है। निकट में 3 है, यानी कि अवतल लेंस से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो निकट में 3 है। अब देखिए उत्तल लेंस में कितने लेटर मानेंगे, 1 ये आधा है तो इसको हटा दीजिए, 2 और 3, ठीक है। उत्तल में 3 हुए, और दूर जो हो गया, दूर में कितने, 1 और 2। तो ऐसे आप कर याद कर सकते हैं कि अवतल में 4 लेटर होते तो इसके लिए कौन सा निकट होगा, निकट यानी कि 3 हो जाएंगे, ठीक है। 1 कम के करके, लेंस से 1 कम करिएगा उनके लेटर से, तो आप याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता होगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष नहीं पता तो आपको बोले दे रहा हूं, अब दिमाग में लिख लीजिए, अपने बिल्कुल अच्छे दिमाग में छाप लीजिएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की चीजें दिखाई देंगी, ठीक है, निकट की चीज दिखाई देंगी, दूर की चीज नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज दिखाई देती है और निकट की नहीं दिखाई देती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, ठीक है। तो तारों का जो टिमटिमाना होता है तो अपवर्तन के कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। अपवर्तन के कारण और बहुत सारी घटनाएं होती, उनको भी लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि इसकी एक इंपॉर्टेंट घटना की, जैसे कि आप वाटर होता है, पानी होता है, पानी में कोई छड़ी को डालते हैं तो छड़ी बिल्कुल टेढ़ी हुई आपको दिखाई देती है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती, तो ये भी आप अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। द्रव में डूबी छड़ का टेढ़ी दिखाई देना, ठीक है, टेढ़ी दिखाई देना,
और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, तो वहां पास क्लिक करके भी आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सेकंड इसका इस्तेमाल कहाँ कर, देखिए इसका जो यूज होता है मतलब रीजन होता है, ठीक है, घटनाएं होती हैं, यानी कि अपवर्तन के कारण सेकंड घटना कि जैसे कोई सिक्का आप पानी में डाला होता है तो आपको जो ओरिजिनल जितनी गहराई हो उससे थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है, ऊपर उठा दिखाई देना। एक और घटना होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपका कई बार ऐसा होता है कि सूर्य उदय होने से पहले आपको सूर्य दिखाई देने लगता है और शाम होने के बाद भी आपको हल्का सा सूरज दिखाई देना, ये भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। तो यहां पास लिख लीजिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, देखिए ये चारों घटनाएं आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण चारों घटनाएं कैसे। देखिए तारे टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ध्रुव में डूबी हुई छड़ थोड़ा टेढ़ी दिखाई देना। थर्ड आपका हो जाएगा कि पानी से यदि भरा हुआ सिक्का अगर पानी की तली में पड़ा हुआ किसी बाल्टी या फिर कहीं तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाए। फोर्थ आपका हो जाएगा सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई। देखो वायुमंडल प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, वायुमंडल प्रकीर्णन जो होता है इसके कारण आपका आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, नीला दिखाई देना, ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक तोप दागने के बाद प्रदीप्त होता है, जो तोप को हम दाग देते हैं तो इसके बाद क्या होता है, ये जो होता है किसके कारण होता है, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण होता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण होता है तोप का दागना, ठीक है, इसको अपने दिमाग में याद रखें। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सिंपल सी बात है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, उसकी उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना, ये आपका न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है, ठीक है। इसके कारण कुछ और उदाहरण लिख सकते हैं, न्यूटन के थर्ड नियम के 2-3 उदाहरण और लिख सकते हैं। एक तो उदाहरण यही होगा तोप दागने वाला। सेकंड आप लिख सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति बंदूक की गोली चलाता है तो वो व्यक्ति पीछे की ओर आ जाता है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल लिखिए, बंदूक की गोली चलाने पर बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर धक्का लगना, ठीक है, धक्का लगना, ठीक है। आपको देखिए न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम सिंपल सी बात है कि जो चीज जिस अवस्था में उसी में रहेगी। यदि कोई गतिमान है तो गतिमान रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये होता है न्यूटन का प्रथम नियम। सिंपल सा न्यूटन का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वह गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम, जगह नहीं है, आप नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। एक चीज और, लेकिन न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है इसको गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको गैलीलियो का नियम या फिर इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है, नियम भी कहते हैं, या फिर जड़त्व का नियम भी याद रखिए कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ये 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट, देखिए जब भी विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होती है तो इस समय जो धारा होती है, करंट होती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धारा जो है, करंट जो होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? लाउड स्पीकर जो होता है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये मोटर होता है, ठीक है। मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। देन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ये आपका माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत घंटी बजती है। विद्युत घंटी कब बजेगी? जब धारा के प्रवाह के मध्य कोई अवरोध आता है। जब धारा के प्रवाह के मध्य में कोई छड़ी का अवरोध आ जाएगा तब आपकी विद्युत घंटी जो होगी उस समय बज जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग्रहों के किस युग्म में CO2 गैस पाई जाती है? CO2 गैस किस ग्रहों के युग्म में पाई जाती है? तो ये आपका शुक्र और मंगल ग्रह, शुक्र और मंगल ग्रह। जमीन पर गिरकर फुटबॉल का उछलना किसका कारण है? ठीक है, तो जमीन पर गिर के जो फुटबॉल जो होती है, फुटबॉल हो गया या गेंद हो गई या बॉल हो गई, वो उछलती है, वो किसका कारण होता है? तो ये आपका होता है अपने प्रत्यास्थता गुण के कारण। उसकी जो इलास्टिसिटी का गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने आप को उछालता है, ठीक है। वह पदार्थ जो तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, ठीक है। वह पदार्थ बताना है जो तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। तो चूना जो होता है, चूना जो CaO, ठीक है। देखिए बेकिंग सोडा, देखिए जब भी सोडा है तो 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। 3 सोडा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। बेकिंग सोडा हो गया, धोवन सोडा हो गया और कास्टिंग सोडा। 3 सोडा रटे होना चाहिए। जैसे सोडा का नाम सुनो, आगे एक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा को, तीनों को फॉर्मूला लिख, खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा सोडियम बाई यहाँ पास, ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होता है? NaHCO3। देखिए ये सारी चीजें याद होने। बेकिंग सोडा को सोडियम खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मूला जो होता है NaHCO3, ठीक है। सेकेंड आपका सोडा में आना चाहिए धोवन सोडा। धोवन सोडा या धोने का सोडा। धोवन सोडा को बोलकर रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा जो होगा सोडियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है। एक और सोडा आपको याद होना चाहिए, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। इन तीनों सोडों को आपको बिल्कुल याद है। इसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आप NaOH, ठीक है। इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व क्या? इनमें से आपको बताना है सबसे हल्का तत्व, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन,
कार्बन के प्राकृतिक रूप निम्न में से कौन सा? कार्बन का जो प्राकृतिक रूप है वो आपका कोयला जो होता है वो कार्बन का प्राकृतिक रूप होता है, ठीक है। कोयला जो होता है कार्बन का प्राकृतिक रूप होता है, ठीक है। देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है एक प्रकार की अधातु है, ठीक है। कार्बन जो है एक प्रकार की अधातु है। इसकी अगर परमाणु संख्या की बात करेंगे तो ये होती है परमाणु संख्या, इसकी होती है 6, एग्जाम में आ जाता है। देखिए संयोजकता से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बन की संयोजकता जो होती है ये होती है 4, ठीक है। संयोजकता का मतलब समझ रहे हैं कि इसके बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे टोटल इसके इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, पहले कक्षा में कितने आते? 2, 8, 8 आते, तो पहले में 2 जैसे चला गया, उसके बाद कितने बचे? 4 बचे लास्ट कक्षा में, ठीक है। उसकी संयोजकता होती है कि कार्बन जो होता है इसके 2 मुख्य अपरूप होते हैं। इसके जो अपरूप होते हैं, मुख्य 2 अपरूप होते हैं। एक होता है हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, दूसरा होता है ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सफेद वस्त्र पर हल्दी का दाग, ठीक है। सफेद वस्त्र पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, क्यों? साबुन किस प्रकार का विलयन? तो ये एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है। निम्न में से कौन सा एक अधातु तत्व, इनमें से कौन सा अधातु तत्व? तो सिलिकॉन जो होगी वो एक अधातु तत्व है। सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या ये आपकी होती 14, ठीक है। ये तीनों जो होगी टाइटेनियम, निकिल, लिथियम, ये तीनों जो है एक धातुएं हैं। इनकी परमाणु संख्या लिखना चाहे तो टाइटेनियम जो होती है इसकी होती है 22, निकिल की परमाणु संख्या 28 होती है, और ये जो आपके लिथियम की जो होगी ये 3 हो जाएगी। ये तीनों आपकी धातुएं हैं, ठीक है, धातुएं। स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है? ठीक है, स्थिर आयतन पर जो हवा थर्मामीटर होता है किस पर कार्य करता है? ठीक है, तो ये होता है गैलुसैक के नियम पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है ये विलयन के बारे में, लिक्विड के बारे में, जब कोई भी चीज वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो इससे संबंधित आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। देखिए, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से डुबा दें या फिर थोड़ा सा डुबाएं, ठीक है, तो उस भार में कमी आ जाए, तो उसके वस्तु में भार में कमी आती है। और वो भार कितनी कमी आती है? जितने उस वस्तु के द्वारा वाटर को हटाया जा रहा है, यानी वाटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका गैलुसैक का नियम, सॉरी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। एक बार और बोले दे रहा हूं, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कि बॉयल का नियम क्या कहता है? कि बॉयल के नियम में क्या होता है? आपका स्थिर ताप होता है। ठीक है, स्थिर ताप, इसको लिख लीजिए। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पास्कल का नियम भी आपका लिक्विड से संबंधित है। पास्कल ने 2 नियम दिए थे। ठीक है, तो प्रथम नियम इसका क्या कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य कर दिया जाए, यानी कि 0 मान लिया जाए, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। पास्कल का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि हम गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पे जो दाब होगा वो समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हरी और पीली सब्जियों में होता है, हरी और पीली सब्जियों में विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए होता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए का जो अगर रासायनिक सूत्र नाम पूछा जाएगा तो इसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है,
रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पास रोग लिखिए। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। विटामिन बी जो होता है इसको थायमीन बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग होता है, इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से जो होता है स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। लास्ट आपको विटामिन डी। विटामिन डी का जो कैल्सीफेरॉल रासायनिक जो होता है नाम, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन से होता है, यानी कि यदि आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप शराब का सेवन करते हैं तो आपका कौन से अंग पे प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन। तो शराब अत्यधिक पीने पे आपका जो लीवर होता है वो आपका डैमेज होता है। लीवर क्या हो जाएगा? आपका डैमेज होगा। ठीक है, तो कुछ और आप देख लीजिए कि जिनके कारण आपके कौन से अंग प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपका पायरिया जो रोग होता है, पायरिया रोग से प्रभावित, एक मिनट यहाँ पास लिख दे, प्रभावित अंग। ठीक है, प्रभावित अंग। तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? पायरिया से आपके दांत जो होंगे, मसूड़े। ठीक है, ये टाइफाइड और हैजा, टाइफाइड और हैजा इन दोनों से आपका जो आंत प्रभावित होती है। ठीक है, टाइफाइड और हैजा से आंत प्रभावित होती है। एंड निमोनिया, टीबी, दो और लिख लीजिए, निमोनिया और टीबी। ठीक है, टीबी, इन दोनों से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? तो ये डक बिल्ड प्लेटिपस है। इसके पहले भी एक वीडियो में करा चुका हूं, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित हवा में श्वास लेने से कौन सी बीमारी होती है? प्रदूषित हवा में श्वास लेने से आपको कौन सी बीमारी होगी? ये आपकी हो जाएगी दमा। ठीक है, दमा। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार द्वारा किया गया था। तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए हम बता चुके हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम पे ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपकी इसको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।